कोटेड पेट्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर प्री कोटेड विद ग्रेवियर कोटर. कोटिंग इज डन विद सॉल्वेंट बेस्ड एक्रिलिक कोटिंग मॉडिफाइड विद पीयू और नॉन सॉल्वेंट कोटिंग्स. मेरे के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, बट कुछ लोग एक्वस मीडियम से भी उसको करते हैं, काफ़ी हद तक रिजल्ट है. लेकिन द बेस्ट इज स्टिल द सॉल्वेंट द रूल्स. और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि इसका रब रेजिस्टेंस और इसकी टेप एडिशन बहुत अच्छी, जो इंडिया की स्पेशल रिक्वायरमेंट है. क्या प्री कोटेड मिलती है या प्री ट्रीटेड मिलती है? एक प्लाज्मा ट्रीटमेंट फिल्म मिलती है, मेलिनेक्स का ये ग्रेड है मेरे ख्याल से, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए इंडिया में यूज़ नहीं होती है. जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मेलिनेक्स 813 वॉज द ग्रेड, जहाँ जो आप प्रिंटेबल ग्रेड आप कह सकते थे, और उसका एडिशन अच्छा था, जिसको पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी एक है कि आप कैसे भी उसको ट्रीट कीजिए, उसको इतना एक्सेप्टेबल बनाइए कि वो आपको मैं इंक और पेट का स्टोरी बेसिकली मैरिज से रिलेट करता हूँ कि इट इज़ लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड बोथ हैज़ टू वर्क टुगेदर टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप. नॉट ओनली द इंक बट ऑल्सो द सबस्ट्रेट हैज़ टू से कि हाँ मेरे को भी इसको पकड़ के रखना है, और तभी एक सक्सेस का स्टोरी आ सकता है. हम लोग एक इनलाइन प्रिंटिंग प्रोसेस में एक आप यूवी ऑफसेट करते हैं, यूवी वार्निश करते हैं, और दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. अमित बेहतरी. एंड इसको मैं एलाबरेट करूं क्या? एक मिनट. ये सिस कलर मशीन है जिसमें ये भी इंट्राडेक्स है, वो डिफरेंट पोजीशन पे रहते हैं. इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओपेक वाइट. अब ये प्रिंटिंग हम 4 कलर कर रहे हैं या 5 कलर कर रहे हैं, इसमें ओपेक वाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है यार? ये सबसे प्रॉब्लमेटिक कलर है, एक ब्लैक और ओपेक वाइट क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हर जगह हमको चमक नहीं चाहिए. जब लड़की का फेस चाहिए, जब मैं बगैर ओपेक वाइट की प्रिंट करता हूं तो लड़की कुछ ऐसी दिखेगी. तो स्किन टोन के लिए मैं मेटलाइज पॉलिएस्टर को वापस पेपर बोर्ड में कन्वर्ट करता हूं थ्रू विद द हेल्प ऑफ ओपेक. आई ब्रिंग बैक जो मुझे नहीं चाहिए. और इसीलिए अभी कुछ कोशिशें चल रही है कि क्या हम उन स्पॉट पे ही सिर्फ मेटलाइजेशन इफेक्ट दे जहां हमें चाहिए. और इसीलिए जो इनलाइन फॉल स्टैंपिंग का चल रहा है, और कितना सक्सेसफुल होगा वो टाइम बताएगा, उसके कॉस्ट पे डिटरमाइन करके. मैं फिर बोला कॉस्ट इज़ डिटरमाइनिंग, अदरवाइज दैट इज़ अ वंडरफुल मीडियम कि आपको जहाँ मेटलाइजेशन इफेक्ट चाहिए वहाँ पे सिर्फ आपने फॉल स्टैंपिंग कर दी, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे छोड़ दिया उसको. तो वो जहाँ पेपर बोर्ड था वो पेपर बोर्ड रहेगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ नहीं रहेगा. और नहीं तो फिर लड़की फिर ऐसी दिखेगी. और इसीलिए हमको वी नीड टू गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. और इसीलिए आपके हाथ में जो ब्रोशर है उसमें थैंकफुली लड़की ऐसी नहीं बट ऐसी लग रही है, फेस ऐसा लग रहा है, स्किन टोन आप देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ओपेक वाइट. एंड दैट इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस. अब ये ओपेक वाइट है तो ये प्रॉब्लम क्यों देता है? इसके 2 रीज़न हैं. एक तो ये पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड का है जो इनऑर्गेनिक नेचर का है, और दूसरा ये ओपेक है. ओपेक है तो हम सुखा किससे रहे? हम लाइट से सुखा रहे. मीडियम हमारा यूवी है, रेज जो पेनिट्रेट करता है. लेकिन अगर ओपेक है तो वो उसको अंदर घुसने नहीं देगा. एक इंक फिल्म थिकनेस है, इसका टॉप एरिया तो क्योर हो गया लेकिन बॉटम तक उसकी पेनिट्रेशन नहीं जाती है. तो इसको ये लोग ये भी इसके लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. अगर मैं इस एक आपको ओपेक वाइट एक्सप्लेन करने से पहले एक कर दूं कि मेरी प्री रिक्विजिट क्या है. मुझे स्पेशल रोलर्स चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि यूवी इंक की केमिस्ट्री अलग है. जब हम इसको कन्वेंशनल रोलर्स पे लगाएं तब देखा कि ये रोलर स्वेल हो गए, और वाइसा वर्सा जब यूवी के ईपीडीएम रोलर्स के ऊपर कन्वेंशनल लगाया तो भी रोलर्स की डिफॉर्मिटी बढ़ गई. तो प्रॉब्लम किसका था? प्रिंटर का प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम इंक का है, रोलर वाले का है. दोनों ने काम किया. इंक हैव वर्क टुवर्ड्स कि वो कन्वेंशनल रोलर्स पे काम कर सके. दे हैव डेवलप्ड अ इंक कॉल्ड हाइब्रिड इंक्स.
and the roller manufacturer have worked toward, and they named it as a combi rollers. Combi rollers is not exactly the combination of nitrile rollers plus EPDM roller. They use the nitrile and PVC to make the combination as combo rollers, जो आपकी कन्वेंशनल प्रिंटिंग के लिए भी काम आता है और यूवी प्रिंटिंग के लिए भी काम आता है. हम देखेंगे कि कई बार फिर भी हमें प्रॉब्लम आती है कि हम सुखा रहे, लैम्प की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आती है. तो एक चीज़ हमें जानना पड़ेगी कि रोलर्स जैसे हमारे स्किन में छोटे छोटे पोरोसिटी रहती है, छेद रहते हैं, वैसे रोलर्स में भी बारीक छेद रहते हैं. और जब वो रोलर्स चलते हैं तो गर्म होकर वो छेद खुलते हैं और उसमें इंक जाके डिपॉजिट होती है. अगर मेरी क्लीनिंग प्रोसीजर बराबर नहीं रही तो क्या होगा. मैं कन्वेंशनल से यूवी या यूवी से कन्वेंशनल पे आ रहा हूँ, मैं पहला कन्वेंशनल से यूवी पे आता हूँ. अब मेरे इसमें मैंने थरो क्लीनिंग की नहीं, मेरे हिसाब से हो गई, मैंने यूवी लगा ली, लेकिन जब हीट बढ़ी तो जो कन्वेंशनल इंक के जो ऑयल पार्टिकल्स है या कन्वेंशनल इंक है जो वो अंदर थे वो रोलर से बाहर आए और मेरी यूवी इंक के साथ मिक्स हो गए. यूवी इंक के साथ मिक्स हो गए और मैं इस सबस्ट्रेट पे उसको डाल रहा हूँ, पॉलिएस्टर, मेटलाइज पॉलिएस्टर पे या प्लास्टिक पे. उसमें ऑयल है, सूखने के लिए जगह नहीं है, वो नीचे जा नहीं सकता, तो वो ड्राई नहीं करेगा. दूसरा, कार्बन चेन जो हमने देखी, कार्बन चेन के बीच में वो मॉलिक्यूल रहेगा आपका कन्वेंशनल इंक का, तो वो बॉन्ड ढंग से बनने नहीं देगा, तो इवन यूवी इंक भी नहीं प्रॉपरली सूखेगी. कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आ गई. अगर मैं उल्टा जाता हूँ तो फिर क्या समस्या है. तब तो एब्जॉर्बेंट सबस्ट्रेट यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यूवी इंक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पेनिट्रेट होने के बाद में या पेपर बोर्ड पे लगने के बाद में बगैर लाइट के सूख सके. तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने यूवी से कन्वेंशनल पे गए और पेपर बोर्ड पे छापा तो भी आपको कहीं ना कहीं ड्राइंग दिखेगा, बट पेपर बोर्ड की ड्राइंग पे हमें समझ में नहीं आता. कई बार वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है तो शायद इतना विजिबिलिटी नज़र नहीं आती जितनी आप मेटलाइज पॉलिएस्टर पे इसको प्रिंट करेंगे. तो ये एक, जो भी आपका इंक सप्लायर है, जो भी आपका यूवी इंक सप्लायर है, उससे आप ज़रूर कंसल्ट करें कि आप मुझे पहले बताएं कि इसका क्लीनिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए. और मुझे 2 या 3 घंटे का क्लीनिंग प्रोसीजर नहीं चाहिए, मुझे क्विकेस्ट टाइम में इसको 40 मिनट्स इज़ व्हाट वी नॉर्मली से 30 to 40 मिनट शुड बी अ क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर यूनिट टू बी क्लीन. वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि ब्लैंकेट भी स्पेशल है, क्योंकि रबर ब्लैंकेट फिर वो स्वेल होने का खतरा रहता है. तो जैसे आप प्लेट बदलते हैं, ब्लैंकेट ऑफसेट वालों के लिए, स्पेशली शीट फेड ऑफसेट वालों के लिए आसान है. ये वेब में एक चैलेंज है कि वेब में उनके लिए उतना टाइम नहीं रहता कि इसको चेंज कर सके, और इसीलिए ये चैलेंज होता है. आप लोगों ने, कई लोगों ने PS प्लेट यूज़ की होगी जिसमें जो लैम्प होता है, जो मेटल हेलाइड लैम्प, वो भी एक्चुअली यूवी लैम्प ही है. दैट इज़ ऑल्सो जो मेटल हेलाइड लैम्प है. और यूवी लाइट PS प्लेट जब यूज़ होती है तो उसका नॉर्मली कलर होता है ग्रीन, और जब आप एक्सपोज कर देते हैं तो नॉन इमेज एरिया ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि PS प्लेट का जो डायज़ो होता है वो येलो कलर का होता है, एंड सिर्फ यूवी लाइट लगते से ही वो इवापरेट हो जाता है. उसको कोई केमिकल प्रोसेस से धोने की ज़रूरत नहीं. जो डेवलपर से हम क्लीन करते हैं वो सिर्फ हम उसके अंदर जो एक डाई रहता है, यानी जो कलर दिया रहता है PS प्लेट को, क्योंकि येलो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए वो सिर्फ नॉन इमेज एरिया में से उसको साफ़ करते हैं. तो जब ये PS प्लेट आपके मशीन पे लगती है और किसी वजह से यूवी लाइट या रेडिएशन उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगे तो आपकी इमेज को ही खाया जाएगा. और इसीलिए कहते थे कि जब आप PS प्लेट्स लगाओ तो उसको पहले बेक कर लीजिए, उसको इतना हार्ड कर लीजिए कि यूवी लाइट भी लगेगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा, इसलिए बेकिंग करते थे. बट अब CTP प्लेट्स आ गई है तो मेरे ख्याल से बेकिंग की ज़रूरत नहीं है. pH आप एसिडिक पे जा सकते हैं, जो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा. इसके स्पेशल वॉशेस आते हैं जो आपको वॉश सप्लायर बता सकते हैं. और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लैम्प्स और रिफ्लेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 55% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और इसीलिए रिफ्लेक्टर की केयर करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये कुछ पिक्चर है जो एक टिपिकल कैसेट यूनिट होती है जो आप डाल के कर सकते हैं. यहाँ से ओजोन एक्सट्रैक्टर होता है. ये ओजोन क्या बहुत खतरनाक है क्या?
मेरे को कई सेमिनार्स में सवाल करते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ भी और ना भी। बेसिकली ओजोन, O2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं और O3 को ओजोन बोलते हैं। जब यूवी लाइट पड़ती है तो वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती है, बट उसको अगर आप थोड़े से एक 2-4 मीटर हाइट पे लेके जाओ और ओपन एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है उस पे ओजोन को छोड़ दो, वो वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए कुछ वो हार्मफुल गैसेस नहीं है। अनलाइक कि आप हीट सेट किसी यूनिट में जाते हैं जहाँ पे हीट सेट में बर्नर्स लगे रहते हैं, जब वो बर्न गैसेस ऊपर जाती है तो दे आर बेसिकली CO2 है, तो वो बर्निंग इश्यूज़ है। बट ओजोन इज़ जस्ट, तो फिर ओजोन से हम लोगों को, प्रिंटर को खतरा क्यों है? खतरा है कि अगर मैं इस कमरे में है और ऑक्सीजन की जगह अगर ओजोन ज़्यादा हो गया तो मेरे ब्रेन को मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ओजोन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मुझे सर दर्द हो सकता है। इसीलिए उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकलना ज़रूरी है। 10-15 साल पहले, 15 साल पहले जब यूवी वार्निश आई थी और यूवी के यूनिट्स लगे थे तो लोगों ने जो ऐसे पाइप था उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके ऊपर वो एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते थे, और तब हेडेक्स, आँख दुखना, इसकी समस्या आती थी। बट ये सब चीज़ें अब पुरानी हो गई है। यहाँ मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी यूनिट होगी इंडिया में कि जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, कोई भी होता है। ये मर्क्यूरी वेपर लैंप है जो हमारी ट्यूबलाइट की फैमिली का है, आप जितने भी लेते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि ओपेक वाइट और ब्लैक वो बहुत ट्रिकी है, और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा पेनिट्रेशन चाहिए, जो आपका पीक बनता है वो और थोड़ा पीक हो ताकि ओपेक वाइट को पेनिट्रेट करे। और ये एक स्पेशल पीक्स देते हैं जो गैलियम से डोपिंग करते हैं। इनके मर्क्यूरी में वो गैलियम का कुछ अंश डालते हैं जिससे, जैसे श्रीखंड को आम्रखंड हम बना देते हैं थोड़ा सा आम की रस की डोपिंग करके, वैसे ये आप गैलियम की डोपिंग करते हैं जिससे ओपेक वाइट टाइप इसके स्पेशल इससे बेनिफिट मिलता है। दिस इज़ यूज्ड फॉर अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो जहाँ पे आपकी डिपोजिशन फिल्म थिकनेस बहुत होती है। आज ये जो है वुड कोटिंग्स के भी काम आती है यूवी, और वहाँ पे डिपोजिशन बहुत हेवी होता है, तो उस वक्त इन टाइप के डोप लैम्प का आता है। देन देर इज़ अ आयरन डोप लैम्प फॉर स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस की, ब्लैक या स्पेशली। ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोटो इनिशिएटर आप किस रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। एंड दैट इज़ हाउ दीज आर डिसाइडेड कि ये मैन्युफैक्चरर्स या लैम्प मैन्युफैक्चरर्स या जो मेन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं मशीन्स के, वो रिकमेंड करते हैं कि आपकी ओपेक वाइट की जो यूनिट है उसके लिए आप इस टाइप के लैम्प्स लगाइए। मैं रिफ्लेक्टर को बार बार हाईलाइट करता हूँ और हर बार करता रहूँगा, क्योंकि फिफ्थ में, और आप ये ना समझिए कि रिफ्लेक्टर में कचरा नहीं जाता है। एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में भी जो पेपर बोर्ड की डस्ट है, जो उसके बैक साइड से निकलने वाली हिकीज़ बोलते हैं हम लोग पहले, जो निकलती है वो रिफ्लेक्टर पे। और आप समझिए कि जो यूवी लाइट है उसका निप टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके आस पास में जो रिफ्लेक्टर है वो इतना गर्म रहता है कि उसके ऊपर जब ये इंक की फ्लाइंग, इंक के जो छोटे पार्टिकल्स या आपकी हिकीज़, पेपर बोर्ड की हिकीज़ जब निकलती हैं तो ये मेल्ट होकर चिपक जाती है। और इसीलिए आपके एक एक ऑपरेशंस के बाद में जब भी आपको ऐसा लगे कि रिफ्लेक्शन इनफ नहीं आ रहा है तो इनको क्लियर करना ज़रूरी है। और इसीलिए कई बार आजकल रिफ्लेक्टर्स में वाटर डक्टिंग देते हैं ताकि वाटर कूल्ड रहेगा तो वो वहाँ टिके रहेंगे, मेल्ट होकर पूरी तरह से चिपक नहीं जाएंगे। रिफ्लेक्टर्स में कई तरह के आते हैं। एल्यूमिनियम इज़ दी वेरी हाई एफिशिएंसी, अप्रॉक्सीमेट 90% स्पेक्ट्रम को कवर करता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसमें ये लोग एक कोटिंग करते हैं डायट्रॉनिक, सर डायट्रॉनिक कोटिंग हम कहेंगे, जो ब्लू कलर की होती है डायट्रॉनिक कोटिंग्स है। इसको मैं थोड़ा क्विकली ले रहा हूँ, वो थोड़ा वायलेट कलर की होती है, एक सिंपल। इसमें अगर आप देखेंगे तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म ग्लास बेस्ड रिफ्लेक्टर्स आए हैं जो ठंडे रहते हैं, दे डोंट अलाउ हीट टू पास ऑन। अब मुझे ये डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप की चीज़ें छाप रहा हूँ, तो उस टाइप का मुझे रिफ्लेक्टर है कि मुझे पिन पॉइंट पे रिफ्लेक्शन लेके लैम्प का ये चलना चाहिए या वाइड स्पेक्ट्रम में चाहिए।
आजकल यूवी कोटिंग्स आपके हेलमेट कोटिंग में भी काम आता है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में आप जो आपकी हेडलाइट्स है अपनी कार और टू व्हीलर्स की, उनकी लाइट्स के लिए काम आता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर इन ऑटोमोबाइल फॉर यूवी कोटिंग्स। और उस वक्त डिपेंड करता है कि मेरे को रिफ्लेक्शन मेरे को इस टाइप का चाहिए रिफ्लेक्टर या पॉइंट वाइज चाहिए, ये डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से हम लोग पॉइंट वाला यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट वन प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल। बहुत सारी प्रिंटिंग इन स्पेशली मुंबई में 2 कलर या 4 कलर पे अभी भी हो रही है, और मैं कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी स्किलफुल वे। शायद आपके हाथ में जो ब्रोशर है वो भी शायद 2 कलर पे प्रिंटेड होगा, कुछ 2 कलर पे, कुछ 4 कलर पे। हमने कोई भी ब्रोशर 6 कलर फुल्ली लोडेड प्रेस पे नहीं किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो 2 कलर 4 कलर पे प्रिंट अभी आज कर रहे हैं, नॉर्मल प्रिंट कर रहे हैं, वो भी इनकरेज हो कि ये संभव है ये छाप पाना। बहुत अच्छा स्किल सेट है इंडिया में, इसीलिए हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। बट इंट्राडेक विल ऑलवेज हैव द एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू स्पीड, एक्यूरेसी और क्यूरिंग की। मैं इनको सब पढ़ते नहीं जाऊंगा। इंट्राडेक का मतलब ये होता है कि एक पास में साफ हो गया। तो सबसे पहले मुझे तो ओपेक वाइट को अगर मैं नहीं सुखाऊंगा तो उसके ऊपर जो भी इंक बैठेगी वो स्मजिंग होगी। तो एक यूनिट, पहली यूनिट में मैंने ओपेक वाइट लगाया, उसके बाद में उसको क्योर किया, उसके बाद में चाहिए तो मैं 4 कलर छाप दूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 4 कलर्स में वो ट्रैपिंग ठीक बैठती है। उसके बाद में आप फिर एक लैंप लगाइए, फिर कोई स्पेशल कलर है तो फिर एक लैंप लगाइए। डार्कल कलर या ब्लैक कलर या डीप कलर्स के लिए आपको लैंप इसेंशियल होता है अगर आपकी क्यूरिंग है। और उसके बाद में फिर अब इफ़ेक्ट वार्निशेस का ज़माना है, अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट वार्निशेस आते हैं जिससे एक एडवांटेज मिलता है। ये टिपिकली इंट्राडेक प्रेस है जहाँ पे यहाँ पे फीडर है, यहाँ से पहला लैंप लगाया है, उसके बाद में 4, उसके बाद में यहाँ, और फिर लास्ट में इंट्राडेक के हॉट की प्रेसेस है। ये एक टिपिकल सेटअप है। और अगर हम एंड ऑफ द प्रेस वाले यूनिट की बात करें तो इसमें आपकी नॉर्मल मशीन है और कन्वेयर के थ्रू ये आप कर सकते हैं, जो आपकी करंट मशीन को कन्वर्ट करने का जो तरीका। आजकल तो आप करंट मशीन को भी इंट्राडेक में कन्वर्ट कर काफ़ी कन्वर्जन हो रहा है। इंडियन लैंप मैन्युफैक्चरर्स बहुत सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं। प्लेट्स मैं बता चुका हूँ मेरे ख्याल से। एक इसको ब्लैंकेट्स भी, इसके स्पेशल ब्लैंकेट आते हैं, इसके वॉश है मैनुअल एप्लीकेशंस में। कोई इस पे से अगर एक्स्ट्रा जानना चाहे तो मैं और मेरी टीम है, हम लोग डेफिनेटली जितना एक्सपीरियंस है हम शेयर्स कर सकते हैं। रोलर्स का मैंने स्पेशल बोला है कि एक और चीज़ मैं छोटी सी बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में 15-20 दिन, महीना भर जॉब नहीं, हमने यूवी तो लगा ली, आपका कॉम्बी रोलर लगा लिया मैंने, लेकिन बहुत दिन हो गए मेरे पास यूवी जॉब नहीं आया और मैं चलाते गया और फिर मुझे रोलर्स में प्रॉब्लम नज़र आई हार्ड हो। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रोलर्स को आदत है दोनों टाइप के फूड खाने की, उसको यूवी भी चाहिए और कन्वेंशनल भी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करूँ? अगर मैं, कई बार हो रहा है कि मेरे पास जॉब पूरे 30 दिन का जॉब आ गया यूवी पे या 28 दिन का जॉब है, मेरा फिर भी मानना है कि आप हफ्ता भर जॉब यूवी का चलाने के बाद में 1-2 घंटे का कन्वेंशनल इंक का उसको इंक लगा के सिर्फ रनिंग कर दीजिए, ताकि उसकी सीजनिंग हो जाएगी रोलर्स की। जब भी आपको फ्री टाइम हो, संडे करे, कभी भी करे, तो दोनों टाइप के इंक्स की उस रोलर को आदत रहेगी तो उसकी लाइफ लंबी चलती रहेगी। अगर आपने एक, चाहे कन्वेंशनल बहुत लंबा चलाते गए कॉम्बी रोलर्स पे, या यूवी पूरा चलाते गए कॉम्बी रोलर्स पे, तो रोलर्स की लाइफ छोटी हो जाएगी, क्योंकि उसको दोनों टाइप के खाने की आदत है। वो वेज भी खाना चाह रहा है और नॉन वेज भी खाना चाह रहा है, और आप एक ही टाइप का फूड उसको फीड करोगे तो कहीं ना कहीं समस्या है। जो रोलर्स को अगर हम समझ लें तो जो मोस्टली पॉपुलर आज चल रहा है वो यहाँ चल रहा है, बिकॉज ये कन्वेंशनल इंक्स, यूवी इंक्स और हाइब्रिड यूवी को भी, ये तीनों सिस्टम को कंप्लाई करता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं नो है दूसरे सिस्टम में। कोटिंग की मैं अगर बात करूँ तो इनलाइन कोटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा
रोलर कोटर आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि कोटिंग डिपोजिशन कितना करेंगे उसका अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए ये पुराना हो चुका है। अब ये भी पुराना हो चुका है। इसमें क्या होता था, ये सिस्टम से घूम रहा है, ये अपोजिट घूम रहा है और उसको एक मीटर्ड कंट्रोल होता था। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मैंने कहीं देखे नहीं। और अब जो है वो चैम्बर डॉक्टर ब्लेड की तरफ से आ रहा है, जो आपको एनालॉग स्कूटर से हम कर रहे हैं। ये जिससे हमें पता है कि हम 2 ग्राम दे रहे हैं, 3 ग्राम दे रहे हैं, 4 ग्राम की डिपोजिशन दे रहे हैं, तो वी नो बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑल्सो कि अगर ज़्यादा डिपोजिशन होगा तो दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। चैम्बर डॉक्टर ब्लेड से रेस्ट जो एक्सेसिव है उसको वाइप करके और प्रिंटिंग सिलेंडर्स में ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। सर इसको जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नाउ इनटू एनालॉग स्कूटर। इनके एडवांटेजेस क्या थे और क्या चैलेंजेस थे। इट इज़ क्लियर दैट कि जो एनालॉग्स है वो इट इज़ गेटिंग पॉपुलरिटी, और मेरे ख्याल से ये एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आउटडेटेड हो रही है, या जो भी कर रहे हैं वो वाकई में अभी भी कर रहे हैं। कोटिंग के 2 एप्लीकेशंस है, एक्वस और यूवी कोटिंग। मेनली कोटर के थ्रू होते हैं। पेपर बोर्ड के लिए एक्वस यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ दिस फॉर इनलाइन ऑपरेशंस में। आपने कन्वेंशनल इंक से प्रिंट किया, एक्वस से कोट किया, तो टॉप लेयर आपने उसको बेसिकली इट इज़ इवन यूवी से भी हार्ड एक्रिलिक है, वो भी एक्रिलिक है बट वो वाटर बेस है। और जैसे ही आपने टॉप लेयर को ड्राई कर लिया विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर, तो नीचे की इंक आराम से सूखती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्वेंशनल इंक। बट आप एक्वस से, और इसीलिए एक्वस प्राइमर से या एक्वस कोटिंग से मैक्सिमम हो रहा है, तो आपकी जो क्या कहते पाउडर की जो रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और ये एक एडवांटेज है। और वहीं पे आप यूवी अगर कर रहे हैं, इसमें कई चीज़ सर मेरे को पूछते हैं कि क्या हम कन्वेंशनल इंक और यूवी कोटिंग इनलाइन कर सकते हैं क्या। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि समय हम कन्वेंशनल इंक को ना छोड़े और कर सकते हैं क्या। कुछ शीटों के लिए संभव है, उसके बाद में नहीं, क्योंकि जब कन्वेंशनल इंक सूखी नहीं है तो वो ससेप्टेबल है और धीरे धीरे वो यूवी वार्निश में उसका असर दिखाना शुरू हो जाती है। स्मजिंग उसके अंदर पिगमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और इसीलिए कन्वेंशनल इंक के साथ में यूवी वार्निशिंग संभव नहीं है, एक्वस संभव है, यूवी संभव नहीं है। अब मेन सवाल संजय भाई का, क्या यूवी सेफ़ है। हमने बात तो कर ली कि ठीक है यूवी आ रहा है, फ्यूचर में ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सब बात कर ली। बट सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी आर जस्ट बिकॉज हमारी स्किन ब्राउन है या ब्लैक है, इसलिए वी आर नॉट लेस ह्यूमन देन यूरोपियन या अमेरिकन्स और एनीबडी। वी आर एज सेम और इक्वल देन एनी ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड। ये मेरा फर्मली मानना है, और मेरे ख्याल से हम लोग भी उसी प्राउड से जीना चाहिए, और हम जी रहे हैं। अब आज की न्यू जनरेशन जी रही है। पुरानी जनरेशन मेरे बाप दाओं के जो ब्रिटिशर्स कॉलोनी सिस्टम में थे, तो वो उनमें सब चलता था, और इसीलिए सेफ्टी जितनी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उतनी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जो को वर्कर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि सेफ्टी है क्या। तो हेल्थ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि इसमें 2 टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी ना कितना वो जहरीला है, कितना वो विषाली है। उसमें एक होती है ओरल और एक होती है डर्मल। ओरल यानी मैं खाऊं तो मुझे कुछ हो जाए, और डर्मल यानी मेरे स्किन को लगे तो मुझे कुछ हो जाए। इन 2 चीज़ों का सबसे बड़ा होता है। इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। रॉ मटेरियल एक वर्ल्ड की इसको टेस्ट करने की तरीका है। ओरल में देखते हैं कि LD50 क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। हम अपने पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बेचारे चूहों को पकड़ते हैं, और सब एक्सपेरिमेंट चूहे, बतख, कबूतर, जो भी स्पीशीज़ आप बोलो। नॉर्मली मेंढक और चूहों में ह्यूमन के टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, इसीलिए आप मेंढक या चूहों को पकड़ते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो 50 चूहों के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, और अगर उनको 0.05 ग्राम पर केजी, ग्राम्स पर केजी क्या होता है, यानी इतने ग्राम
अगर अपने पर केजी पे दिया है ना, अगर मेरा 80 किलो वेट है तो 80 किलो इंटू 80 इंटू दिस अगर मैं खा लूँ और मैं मर जाऊँ तो भी ये बहुत टॉक्सिक होगा। और ऐसे धीरे धीरे करते करते अगर मैं 5 ग्राम, इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कभी किसी शादी या किसी इसमें ऐसे फंक्शन में या कहीं स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होता, हो सकता है आपके बच्चे, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और हम लोग जो एडल्ट्स होते हैं उनको कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आवर ओवरऑल वेट इज़ हायर देन द किड्स वेट। बच्चों के वज़न से हमारा वज़न ज़्यादा है, तो वो खाना था, वो पॉइजनस हो चुका था खाना, वो स्टेल हो चुका था, बट हमने उसको पचा लिया क्योंकि हमारा ओवरऑल वेट ज़्यादा था, और बच्चे नहीं पचा पाए 5 ग्राम खा के भी क्योंकि उनका वेट ओवरऑल वेट कम था। और वहीं से टॉक्सिसिटी का ये नेचर होता है। अगर मैं रॉ मटेरियल को इसको देखूं कि क्या रॉ मटेरियल्स हैं, उससे पहले मैं देखूं कि हमारे जो कॉमन चीज़ें जिनको हम खाते हैं, तो अगर आप नहाने का साबुन खाना चाहें तो बेशक खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। टेबल सॉल्ट एक लेवल तक खाएंगे, और इसीलिए ये थोड़ा सा देखिए एस्पिरिन थोड़ा डेंजरस है, और इसीलिए कोई भी आत्महत्या की कोशिश करता है तो मोस्टली दिखाया जाता है, चाहे पिक्चरों में या रियलिटी में, कि उसने पूरी बॉटल खा ली। तो वो ये कारण है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। इट इज़ जस्ट इनफ फॉर एज ए मेडिसिन, अगर आप स्मॉल मेजर्ड परसेंटेज में लेंगे तो यह क्या यूवी इंक सेफ है, देखते हैं। मोनोमर्स आपके यहाँ पे स्टैंड करते हैं, दे आर ऑल 5+, एटलीस्ट मैं मेरी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ। ओलिगोमर्स जो यूज़ होते हैं, ये कुछ नाम से उनके, दे आर ऑल्सो इन अ वेरी वेरी सेफ कैटेगरी। they come very harmless, absolutely harmless, even monomers। सर हुआ क्या है कि यूवी में ये सब्जेक्ट थोड़ा लेट हुआ है, यूवी हैज़ कम इनटू यूवी केमिस्ट्री, नॉट यूवी इज केमिस्ट्री, ये थोड़ी लेट हुई है। तो जो चीज़ें लेट हुई है उनमें रिसर्च बहुत ज़्यादा हुआ है, और रिसर्च हो के आगे बढ़ी है। अगर आप, मैं 300 साल से ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करता कि उसके अंदर कोबाल्ट ड्रायर है जो बहुत डेंजरस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी हुई है कि इसको बैन करे, और इंडस्ट्री है कि वो हो ही नहीं दे रही है। बिकॉज अगर जिस दिन कोबाल्ट ड्रायर सिस्टम से आउट हो गया, उस दिन पूरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री ठप हो गई तो आप समझ लो कि दूसरी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे लाइफ में, नॉट ओनली प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, बट जो आप चला रहे हो क्योंकि उसका और कोई तरीका नहीं है, आप सिर्फ उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हो। हम लोग कहते हैं कि हम एयर कंडीशन में बैठे हैं और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इसको ठंडा करने के लिए जो बाहर आप हीट दे रहे हो, विच इज़ मच हायर, आप ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो जितना आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। और इसमें फिर जो लेट आता है, जो लेट एंट्रेंस है, उसका रिसर्च ज़्यादा होता है कि भैया इसको ले न ले। तो यूवी में एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च, और इसीलिए आपने देखा होगा जो मैंने इनिशियल स्लाइड में बताया था कि कैटायनिक केमिस्ट्री को आउट कर दिया है, जबकि कैटायनिक के प्रिंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांटेजेस थे, क्योंकि आपने प्रिंट कर दिया तो वो पूरी चेन तक, जब तक कंप्लीट चेन नहीं हो जाएगी उसकी रिएक्शन चलती रहती थी, तो आपको वो डर नहीं है कि कंप्लीट किया हो। और ये रेडिकल केमिस्ट्री, उसका एक ओपन चेन इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है। कभी भी कोई बोल देगा कि 100% यूवी 100% क्योर हो गया है, तो वो गलत है, कहीं ना कहीं ओपन बॉन्ड रहेगा ही रेडिकल केमिस्ट्री का। तो ये एक जो गैप है, और इसीलिए जो ये सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स है, और आप एक देखेंगे ये ITX, ये मेरे ख्याल से सेकंड ग्रेड प्रिजर्वेटिव भी था, बट जब से 2007 में ITX की स्टोरी, एक मिल्क पैकेजिंग, मैंने मिल्क के कार्टन में ये निकला था, और इसमें 2 कंपनियां, जो पैकेजिंग वाली कंपनी है और जो कंपनी दूध बेचती थी, उनको मिलियंस ऑफ कार्टन वापस लेने पड़े थे, एंड इट वाज अ बिलियंस ऑफ लॉस, जस्ट बिकॉज कि बेबी प्रोडक्ट में ITX माइग्रेट कर गया था। और 2008 के बाद में सब कई मैन्युफैक्चरर्स ने इसको बंद कर दिया। एशिया से अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनमें क्योंकि ITX इज़ अ एक्सट्रीमली गुड फोटो इनिशिएटर, बहुत हार्ड क्यूरिंग वाला फोटो इनिशिएटर था, अभी भी कुछ यूज़ होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर। अगर हम डर्मल टॉक्सिसिटी देखें तो इसमें यह है कि अगर आपका 2 ग्राम से ज़्यादा लगा पर केजी में, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मेरे स्किन को कोई हार्म
नहीं होगा, ये डर्मल टॉक्सिसिटी कहती है। इसमें भी जितने भी मोनोमर्स हैं वो डर्मल टॉक्सिसिटी रेंज में मोस्टली सारे क्वालिफाई करते हैं। एक और चीज़ है, एक होता है कि मुझे मेरी स्किन को तकलीफ़ हो रही है या वाकई में कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गया, और एक है इरिटेशन। क्या इरिटेंट है क्या? ये PII क्लासिफिकेशन कहलाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं मेरे टेक्निकल हेड से ये उधार लिया हुआ है। कुछ कुछ स्किन वाकई में बहुत सेंसिटिव होती है, अगर मैं उनको कर दूं तो बाय एंड लार्ज जो एक यूनिवर्सल स्किन हम कहते हैं उसमें कम टू दिस या इसमें भी सारे जो यूवी रॉ मटेरियल से मोस्टली क्वालिफाई करते हैं टू द सेफर साइड ऑफ देयर थिंग्स। तो क्या यूवी इनहेलेशन में न मेरे को खा के तकलीफ़ हो रही है, न मेरे को हाथ में लग के तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे क्या सूंघने में तकलीफ़ हो सकती है? नॉर्मली नहीं, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी वर्चुअली लो है, ज़ीरो। इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है जो उड़ेगा और आपको स्मेल करेगा। ये रॉ मटेरियल जितने भी यूज़ होते हैं वो लो वेपर टेंशन है ना, कोई भी उड़ने वाले रॉ मटेरियल नहीं है, तो स्मेल आने का तरीका नहीं। फिर भी स्मेल क्यों आती है, मैं आगे आ रहा हूँ। इनका कोई रेसिडुअल ओडर नहीं है, अगर ये अच्छी तरह से क्योर हो जाए तो इनकी स्मेल नहीं आती है। What get entrapped is most of the time is ozone। बहुत बार आप एक बार एक एक्सपेरिमेंट कीजिए जिनको बहुत स्मेल आ रही है, आप यूवी इंक न लगाइए, कोटिंग न लगाइए, सिर्फ पेपर बोर्ड को आप यूवी लैम्प से पास कीजिए और स्मेल कीजिए, यू विल स्टिल हैव दैट स्मेल जो आपको कार्टन से कभी कभी आती है, एंड दैट इज़ ओजोन इंट्रैपमेंट। और इसीलिए कहते हैं कि जब ओजोन के थ्रू निकल जाए तो ओजोन बाहर निकल जाना चाहिए, और ये हीट जो शीट है उसको एक अच्छा खासा वो मिलना चाहिए। स्मेल होगी सर उसमें मैं पहली बार नहीं बांट रहा हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सिर्फ ओजोन इंट्रैपमेंट होता है। यूवी केमिस्ट्री स्पेशली कोटिंग्स की भी अपनी एक टिपिकल कई बार स्मेल होती है, बट आप वैसे सूंघोगे कि एक हर केमिकल की अपनी एक स्मेल होती है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग विच इज़ इन। कुछ चीज़ों की हमें आदत हो जाती है स्मेल की, कुछ की नहीं होती है, इसलिए वो एकदम स्ट्राइक करती है। दैट इज़ वेयर द डिफरेंस इज। इसमें सॉल्वेंट जो मैं इसको कहना नहीं चाहता कि रिस्क सॉल्वेंट में ज़्यादा है या कम है, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूज्ड। ग्रेवियर वैसे भी फेस्ड आउट हो रहा है इन सॉल्वेंट फॉर्म में, अभी इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे आर वर्किंग, many things have been worked in the Gravier। वर्ल्ड लेवल पे they are trying to get into from solvent to water based chemistry in Gravier। चैलेंजिंग है, और प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वर्क आउट हो रहे हैं। क्या ये यूवी कार्सिनोजेनिक है? क्या मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करूँगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह क्या मेरे को वो कहीं कैंसर ना हो जाए इसकी वजह से? तो जितने भी टेस्ट हुए हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनके, इन सब टेस्ट में नेगेटिव लिस्ट में आया कि यूवी के रॉ मटेरियल्स कैंसरजेनिक नहीं है। जो थे वो कैटायनिक के थे, वो कहीं यूज़ नहीं होता है, किसी भी कंपनी मेरे को लगता है नहीं यूज़ करती। इज़ यूवी सेफ इन द सिस्टम? नो। अगर आप ओजोन का एक्सेसिव इनहेलेशन करेंगे तो सेफ़ नहीं है। अगर यूवी लाइट को डायरेक्ट देखेंगे तो सेफ़ नहीं है, प्रोलॉन्ग फॉर्म में या इवन शॉर्ट फॉर्म में भी डायरेक्ट लाइट पे रखिए, आपको पता पड़ेगा कि आंखें में थोड़ी देर तक आपके सामने दिखते नहीं, जैसे सूरज के सामने आप देखते वैसे है। ये मेरी थोड़ी सी पब्लिसिटी कि कौन सेफ यूवी देता है, तो दैट इज़ एरिट्स। छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिस इज़ आवर फैक्ट्री, दिस इज़ आवर वर्किंग शॉप फ्लोर, दिस इज़ सम क्वालिटी जो लैब में टेस्टिंग होती है, एंड सो आई वुड से दैट इट इज़ वेरी क्लियर। इवन फूड और मिल्क पैकेजिंग में, क्योंकि मैंने लास्ट BMPA सेशन में बोला था कि फूड पैकेजिंग और सेंसिटिव पैकेजिंग के लिए एक सेशन अलग से कभी भी आप करें, हम लोग देने के लिए तैयार है उस पर।
उसमें आई प्रेफर पीपल हु विल बी ऑन अ डिसीजन मेकिंग साइड टू अटेंड. इफ अगर हो सका तो आई विल ट्राई टू गेट समबडी फ्रॉम बेल्जियम टू हैव दैट इंटरेक्टिव सेशन. हमें उसके खुशी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 साल के अंदर में मैं बहुत रैपिड चेंज देखूंगा फूड पैकेजिंग में आने वाला है. ऑलरेडी अभी चीज़ें दिख रही है, बट जो मेजर असर दिखेगा वो 5-7 साल में इसको आएगा. और इसीलिए जैसे कहा था कि सेगमेंट विच हैज़ अडॉप्टेड द मोस्ट, चार्ल्स डार्विन ने इसको कहा था कि जो सबसे ज़्यादा अडॉप्टेबल है वो सर्वाइव कर जाता है. और द फ्यूचर इज़ क्लियरली, इट इज़ एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ प्रिंटिंग इज़ यू वी, एंड देयरफॉर आई कॉल इट एज यू वी. क्या, बट मैं इसको यूवी तक सीमित नहीं रखूँगा. इसको मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट यूवी, इट इज़ एक्चुअली द रेडिएशन क्यूरिंग टेक्नोलॉजी. ये यूवी तक सीमित नहीं है. इसमें वो हर टेक्नोलॉजी, कल को शायद हो सकता है आपके इसमें एक्सरे फिट कर दिया जाए आपकी मशीन में और उसके बाद कोई एक्सरे से क्योर होने वाली इंक आ जाए. तो डोंट लिमिट योर सेल्फ टू यूवी, बट एनीथिंग जो इंक को तुरंत सुखा दे, और वो रेडिएशन क्यूरिंग से ही काफ़ी क्विकली सूखेगी. चाहे वो आपका लाइट लग जाए, शायद सिर्फ आप लाइट ऑन करें, नॉर्मल लाइट ऑन करें और सूख जाए तो भी इनफ है. सो एनीथिंग विच डजंट चेंज द केमिकल कंपोजिशन बट इंस्टेंटली उसको सूख जाए. और इसीलिए जो मेजर डेवलपमेंट आजकल हो रहे हैं, चाहे वो प्रिंटिंग में हो रहे हैं या नॉन प्रिंटिंग में हो रहे हैं, दैट इज़ मेजर. इट इज़ अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक कॉल्ड एलईडी यूवी, लाइट इमिटिंग डायोड्स की यूवी. इसके ऊपर, क्योंकि एलईडी इज़ वेरी क्लोज टू विजिबल स्पेक्ट्रम, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल लाइट से बहुत क्लोज है. तो उसका एडवांटेज क्या है, मैं एलईडी जब डालता हूँ तो मुझे ओजोन नहीं मिलती जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे को एक्सट्रैक्टर लगा के उसको एटमॉस्फेयर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे को जब एलईडी में चलाता हूँ तो आईआर जनरेशन बहुत कम है, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम की तरफ है, तो वहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ती है. आईआर है, एक्चुअली आईआर है, बट दे आर सकिंग इट आउट थ्रू देयर स्मॉल टाइनी रिफ्लेक्टर्स. तो इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है. इस द्रुपा में आप बहुत एलईडी विटनेस करेंगे, बट इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच विल बी कमिंग इन फ्यूचर. बट मैं कहूँगा कि ये मैच्योरिटी पे आ गई है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर, बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम. और हाँ, if you ask to any LED supplier, he will say yes, it is already there. मैं अपने कमेंट रिजर्व रखना चाहूँगा कि अभी रुके, कमर्शियल के लिए श्योरली गो हेड. इसमें क्या होता है, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड्स जो छोटे छोटे लैम्प्स होते हैं, तो हम जैसे कहते हैं इंटेंसिटी हमें बहुत डीप चाहिए पैकेजिंग के लिए, तो लैम्प्स की इंटेंसिटी और इंक्रीज़ होने के लिए अभी और काम हो रहा है. कहते हैं पैकेजिंग में भी सक्सेसफुल है, बेचने वाले कहते हैं. मैं पर्सनली अपनी आंखों से नहीं देखा हूँ, तब तक मैं अपने कमेंट रिजर्व रखूँगा, क्योंकि ये गलत होगा हम इस इतने अच्छे फोरम में कुछ एक सेल्समैनशिप का कमेंट दे दे, दैट इज़ इनकरेक्ट. आई विल रिजर्व माई कमेंट. इवन एक जनवरी में एलईडी पे सेमिनार हुआ था यूवी प्रिंट टेक्नोलॉजी दिल्ली में, जो आपका लास वेगस में हर साल होता है. उसका फर्स्ट था. आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर and it was only for LED. It was promoted by one of the LED, very renowned LED supplier. The speakers were there from USA, UK. But I remained with UV in most of my presentation, and with LED I said this is the new kid on the block. As I continue to say, and you watch out, it can gain more popularity, but as of now I would stick to UV, my personal opinion. And that is what they say. And but ये एक हम सब के लिए लागू है. इफ़ सर्विस वॉजंट इम्पॉर्टेंट, इफ़ टेक्नोलॉजी वेजंट कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और वेराइटी वेजंट सो कंफ्यूजिंग, वी वुडंट हैव बीन देयर इन दिस रूम. वी हैव नो रीज़न टू बी इन बिजनेस. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चन सर? यस सर. See, in one of your slides you mentioned that there is little energy required, but is that true? I thought we required more energy than that. You need to repeat the question. In one of your slides you mentioned that UV required very little energy, but I contradict that. I thought UV required more energy than the others. I have few questions.
Yes, yes, please ask 2-3 questions together. Okay. See, you said about the free radical. फ्री रेडिकल के बारे में आपने बात किया था. So I wanted to know, you said it forms a film on the top layer. So does it also happen that this film will act as like one thin film on one paper? That you have this paper here, and this is your substrate. Yeah. If the radical does not bond with the substrate, will it have a peeling off effect? One. Or by because if the radical does not bond, it would peel off, and by rubbing it would come off instantly. That is one. Second is the smell. Are we working on something which would give a flavor so that ozone sink could be eliminated? And LED inks, are you not promoting? Okay. मेरी capacity फिर मैं आता हूँ फिर से. I think very pertinent questions you had asked. Your first question was related to the little energy. I said little space and energy. थोड़ा सा वो tricky word है. उसका सबसे चीज़ है, ये जो little word है, ये आपके लिए और मेरे लिए different हो सकता है कि वो किस comparison में. If I compare कि मेरे को ये substrate छापना है और मैं conventional ink पे छापूंगा, तो मेरी energy requirement, not in terms of electricity but overall energy, in getting this cured in 3, 4, 5 days. I remember 15 years ago, Benson and Hedges का एक उसको आप वो क्या बोलते हैं जो पोस्टर थॉमसन प्रेस ने प्रिंट किया था कोई प्लास्टो इंक से, और उसको लिटरली क्लिपिंग से एक जैसे हम कपड़े सुखाते वैसे उसको सुखाने रख दिया था 8 दिन तक. वो भी एक एनर्जी लगी है. When you talk about the electricity energy, probably conventional के मुकाबले में obviously because आप एक जगह लाइट है और एक जगह लाइट नहीं है, बट उस एनर्जी की अगर आप ओवरऑल बात करें कि उस एनर्जी से रिटर्न आपका क्या है जो डिराइव कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कम है. वो आपकी मेरी डेफिनेशन का फ़र्क हो सकता है. और अब एलईडी में वो आएगा. एलईडी विल रियली रिक्वायर, इन ट्रू सेंस द एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी लो. व्हेन आई मीन लेस स्पेस एंड एनर्जी, I mean to say the space requirements are very low, and when I compare with energy, if I compare with the energy requirement of heat set, अभी हम लोगों ने we had done the projects with some of the popular English dailies in Mumbai, in some part of the South India. We are printing newspaper on UV. आपके पास में जो Sunday supplements आ रहा है Times का, most of the time it is printed through UV. We have been doing for last so many years now. And it has caught up a fire gradually because heat set बंद हो रहा है. दूसरा उस ये लोग कहते हैं एक लाइव हॉट प्रिंट एंड कोल्ड प्रिंट. हॉट प्रिंट का मतलब होता है कि जो अभी छपा है और अभी मार्केट में गया है, न्यूज़पेपर के कंटेस्ट में कहूँगा, उसको वो हॉट प्रिंट कहते हैं. और कोल्ड प्रिंट ये होता है कि मैंने छाप के एज ए सप्लीमेंट उसको ऐड किया. बट नो बडी वॉन्ट्स टू हैव अ कोल्ड फीलिंग. और इसीलिए यूवी इज गेटिंग कि आपने यहाँ पे प्रिंट किया, डिफरेंट सबसेट में प्रिंट किया वहाँ पे. योर सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू tell one thing. We all have 24 hours, 365 days. How efficiently we work, that is, that will define our future. Energy की जो बात है ना, it is, you are talking about only electricity. Just imagine on ordinary offset on a plastic substrate, print करने के बाद 4 दिन तक अगर सुखाओगे, so what kind of turnover you can churn out, quantities, and this with the same energy, your energy. Look at, imagine what kind of energy you are wasting in your business. With this kind of technology, कितना काम fast होगा, and what kind, your energy will be channelized in the right perspective. So that electricity की cost is negligible compared to our waste of energy. मेरे को एक चीज़ याद आ गई, मैं आई टेक 1 minute टू शेयर दैट. मैं कभी भी जब कॉस्ट की बात या इसकी बात करता था तो मैं कहता था कि मेरी दादी ऐसा पंखा चलाती थी और वो हो जाता था काम. मेरे पापा के बाद टेबल फैन आया, मेरे वक्त में सीलिंग फैन आया, और अब मेरे बच्चे बगैर एसी के सो नहीं पाते. और हम कभी भी कॉस्ट या एनर्जी की बात कर ही नहीं रहे, बट बिकॉज वी आर गेनिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट, देन ये. Second is
is about the film that Film thickness, yes. If you have a right thickness, exactly it is a film and you can peel it off like a film. And it has been done like this. और इसीलिए उसकी एडिशन की जो चैलेंज है वो आपके नॉन पोलर सबस्ट्रेट में स्पेशली पेट के लिए ज़रूरी है. एल्यूमिनियम फॉइल पे छापिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट द मोमेंट यू पुट इट ऑन नॉन पोलर फिल्म उसको आप नीचे से पकड़ने के लिए कुछ चाहिए. वो एक डेलिकेट डॉल कह लीजिए आप यूवी इंक को, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. How is that taken care of? That is through a coating, pre-coating on the polyester side. That is the only way that you make peaks and valleys in the, you basically you make the polyester rough. जैसे आपने देखा होगा एक, I'll give you a very rustic example that before वो सोल वाला शू का जो आपका पीछे सोल लगाता है उससे पहले उसको घिसता है, वो रफ करता है और उसके बाद में वो गम एडेसिव लगा के आपका सोल चिपकाता है. So is it exactly the same what the coating does or a solvent coating does on the polyester? You also mentioned that there are some open points and free radicals pending. So at what kind of area in a steel that this happens and how will it affect in the not drying and No, it will dry. It will dry to. No, it will dry to the extent you will feel it is dry. But मैं theoretically बताया कि जब आपको can we just go to that slide quickly? will it bleed also? No, it won't. It won't. सर एक साइड में कहीं ना कहीं तो वो लटकेगा ना बाहर जाके, वो पूरा चेन नहीं बन रही है. कहीं ना कहीं वो एक लूप, वो जो लूप है वो कितने एरिया में होता है? That's what I would. कॉर्नर ऑफ योर शीट यू कैन से दैट. अगर मैं उसको टेक्निकली डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज square centimeter. No, you cannot. No. It is not larger because आपकी फिल्म कंटिन्यूस है. इवन डॉट्स में भी वो बहुत, क्योंकि ये जो दिस पार्टिकल्स आर देयर, दे आर वेरी दे कार्बन बॉन्ड्स. आपके एक ड्रॉप इंक जो होती है 1.2% डॉट में भी वो चेन रिएक्शन बनाता है. बट वही है कि 2% का डॉट थोड़ा वीक रहेगा अगर आपने उसको पुल किया अगर कहीं. दिस इज थेरेटिकली आई सेड दैट इट विल नेवर मेक अ लूप. ये यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द एंटायर चेन यहाँ पे एक खुला है, वहाँ क्लोज हो गया. उसको क्या मिलता है उसके ऊपर वो चेन बनाएगा. और ये सिर्फ अपनी इंक के लिए नहीं है, ये हर केमिस्ट्री जहाँ पे क्रॉस लिंक होगी. मैंने ऑनेस्टली उसको बता दिया कि वो 99%, 99.99% है. योर थर्ड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू Now LED curing. हाँ, as I want to know, Toyo does not make LEDs, right? they do. They are the first people rather the Does Toyo make LED rings? What one I wanted to ask. Or the reason I ask this question is LED inks are usually expensive than the conventional UV inks that we get. Now I believe there were very few manufacturers doing LED inks. So why is it because the technology is not becoming popular? It's this thing, or the cost of the LED installation is very expensive? As far as Toyo is concerned, I believe they were the first to make LED. They were the first to make HUV. They were, I can say Toyo, I'm talking about Toyo, not Toyo Ink Arets as a Arets part, but Toyo as the original parent group company, Japan, were the first. 2004 ध्रुपा में जब सब लोग UV दिखा रहे थे, उन्होंने LED पे एक्सपेरिमेंट किया था. Royabi was the first thing to do. But they smartly did because technology was evolving at that time. They did not experimented with plastic, they experimented with paper. They did it. Royabi was the first installation. I mean, जब IST Heidelberg आपको UV पहली बार दिखा रहा था, वो तब तक LED पे पहुंच चुके थे. तो आप सोचिए कि अब वो LED पे कहाँ पे पहुंच गए. और जहाँ तक टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड लोगों के पास है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. एवरीबडी वुड लाइक टू कीप द टेक्नोलॉजी सीक्रेट सो दैट दे ओनली मिंट मनी, नॉट द अदर्स. बट ये धीरे धीरे सबके पास में है. आप जाइए, यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक द काइंड ऑफ यूफोरिया विच हैज स्टार्टेड इन LED. क्योंकि exhibitions is all about showing future. How many of you have attended Auto Expo or at least seen photographs on the newspaper in Auto Expo? कितनी फ्यूचरिस्टिक कारें, मोटरसाइकिल दिखाती है, क्या रोड में तुरंत आ जाती है? नहीं आती है. बट दे शो कि किस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी जा रही है.
और इस द्रुपा में मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, जो सुन पाया हूँ, आपको दिखाएंगे कि ये इस डायरेक्शन 2004 में ये दिशा दिखाई थी यूवी में। आज हम 14-15 में हैं। 10 साल हमारे करियर के इतने इवेंटफुल निकले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने इवेंटफुल निकले हैं। और मैंने यूवी पहली बार यहाँ पे देखी है, इनके प्रेस पे, अंधेरी नहीं सॉरी गोरेगांव में देखी। मैं पूछा ये क्या है, हम गए, सब पता है, बोले धीरे धीरे से देखने नहीं गए, हम लोग गए, दिखाया। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और वो 2000 या 2001 की बात है। 2001 में इट वाज अहेड ऑफ द टाइम। क्या चैलेंजेस थे रियली उनको खुद को नहीं पता थे। मेरे पास में पहली बार सिक्पा का ब्रोशर आया था, उसमें स्पॉट यूवी थी, तो मेरे दिल्ली के कस्टमर को मैंने एक वो दिया, तब मैं सिक्पा में था। तो उन्होंने बोला ये स्पॉट लेमिनेशन कैसे होता है भाई। तो मैं वापस गया पूछने, क्योंकि मैं खुद इंक में बहुत नया था, मैं टेक्नोवा से आया था। तो मैं बोला ये क्या है, तो बोले दिस इज़ यूवी। तो उसके बाद हमें इंडिया में यूवी देखने नहीं मिली। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई फॉर एज ए सपोर्टिंग फंक्शन फॉर वेस्टर्न रीजन, कर्टसी माय बॉसेस। तब मुलाकात हुई और तब पता पड़ा यूवी क्या है। और फिर उस वक्त इंटरेस्ट जागा। फिर भी वो आज भी यूवी वर्ल्ड ओवर या इंडिया में कहूँ तो इट इज़ लेस देन 10%। एक्चुअली 5% है। अगर मैं सारी इंडस्ट्री मिला लूँ तो 10% पे, कोटिंग फोटिंग सब मिला ले तो 10% पे जाएगी। दिस इज ग्रोइंग। सो यूवी इटसेल्फ हैज अ स्कोप, बट यू नेवर नो हाउ व्हेन एलईडी कैन टेक ओवर। इट डिपेंड्स कि क्या आपको वो रिटर्न देती है। जैसे हमारा पेजर आया, पेजर एक पीक पे पहुंचने से पहले ही मोबाइल आया, पेजर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं पड़ा, किसी को याद भी नहीं है पेजर था क्या। आप भी याद आ रहा है, अरे पेजर लिया था यार, यहाँ लगा देते कि मेरे पास पेजर है, नाउ इज गॉन। तो टेक्नोलॉजी इज, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑल वी हैव टू डू इज टू रिमेन एडेप्टिव। डोंट स्टिक टू कि मेरे को तो यही करना है। मैं तो बोलता हूँ my aim is to earn money from others' pocket. How I can do, unless I give inks and services to him, Sanjay bhai is not going to give me money. My aim is not to sell inks to him. My aim is to earn some money from Sanjay bhai. How will it happen? Simple way. आप flexible रहिए। आप डिजिटल का देखिए कितना हुआ, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व ही कर रही है। So we have a conventional UV printing process, the end of the press basically, water dampening machine on a Heidelberg. Now, what problem we are facing regularly is printing black. I mean, there have been instances like it's last evening itself. I was printing 30,000 sheets on plastic PVC sheet, rigid PVC sheet. Okay, about 25,000 sheets are done. It's printed well. Suddenly, in 2,000 sheets, we find that black is like not 100% curing. So, and then we clean the machine and then run it again. So about, I think 1,500, 2,000 sheets were that way, wherein the black was not cured fully. When you scratch it, it comes out very easily. And at the back, some slight spots are there. So it's not the intensity of the curing basically. Suddenly it drips down. It's like started early morning, and by the end, say by the evening around 5, 6, this has happened. And then after cleaning, you're back, it's okay, nothing wrong. So those 2,000 sheets, each sheet is like 30 rupees, is a big matter to us, you know. And also similarly with black, again I'm concentrating on black only. Early mornings when we start, black curing takes a lot of time, you know. The first job is really like black soup क्यों नहीं रहा है, you know, ऐसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक चलने के बाद में फिर वही प्रॉब्लम रिपीट होती है। वो भी हो रहा है। So we do all the proper step-by-step cleaning process and everything, but sometimes the cleaning process which you said is ideally 40 minutes goes on to like 4 hours, like we are surprised, you know. So still that is like black is creating a lot of issue, you know, sometimes. So what are we like making a mistake? I don't understand really, like that. And let me just complete over here. So black is a problem, step 1, okay. Step 2, like once now these 1,500, 2,000 sheets are printed on plastic PVC sheet, what do we do? I mean, how do we solve it now? I mean, coating करेंगे फिर भी 100% नहीं होता है curing. 2,000 sheets is a big question in PVC. I mean, it's actually, it's because you're playing paper होता है तो 2 रुपये 4 रुपये का है, ये तो आपका 30 रुपये का सीधा चीज़। तो एक साल ऐसा होता है कि 10 जॉब में से एक जॉब में ऐसा फटका लगता है कि पूरे
10 जॉब का निकल जाती है उसमें। इसीलिए मैं क्रिएटिव प्रिंटिंग को बहुत क्रिएटिव फील्ड बताता हूँ। संजय भाई, इसका थोड़ा आंसर आप दे सकते हैं क्या? फिर भी कुछ अटेम्प्ट करें। ओके, मॉर्निंग में देखिए मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग में फ्रेश इंक यूज करो, जो आपका यूज किया हुआ इंक है, पानी चढ़ा हुआ है तो तकलीफ देगा। दिस इज आल्सो वन लाइक मिथ आई पर्सनली नॉट। Just check only one thing. See, first of all, individual problems we can discuss individually. This forum is for a technical thing, but this is a very interesting question, and you know that we'll try and answer. See whether your inks are lying near tube light, because correct. अगर शाम को आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी इंक एक्सपोज हो रही है विद यूवी लाइट, पार्शियल यूवी लाइट ऑफ ट्यूब लाइट. ट्यूब लाइट ऑल्सो एमिट्स यूवी. एंड इफ योर इंक का डब्बा इज ओपनड और अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो आपको 4 से घंटे में वो इंक में प्रॉब्लम आएगा. आपने बेसिकली रिएक्शन पहले से शुरू कर रिएक्शन इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द इंक का डब्बा. But I have a feeling he has this SM72 which they don't remove the inks in the night, I believe. They have a film, so you don't need to remove the inks. यू डोंट हैव टू रिमूव इंक्स. यूवी इंक को रिमूव करने की जरूरत नहीं है. योर लाइट अगर इंक डक के नज़दीक में, बिकॉज आपका गाले में अगर होगा तो जनरली गाले में जगह नहीं होता, माने हाइट भी थोड़ा कम होता है कई बार. तो ट्यूबलाइट आपका अगर समझो इंक डक के ऊपर आ रहा है तो आपको 6-8 घंटे के बाद ये प्रॉब्लम आएगा. इंक डक्ट उसको येलो कर लीजिए. नहीं बट वो भी नहीं, बट आपको यू हैव टू रिमूव देयर फ्रॉम देयर. आई थिंक दैट मीन्स आई हैव डायग्नोज्ड योर प्रॉब्लम पिन पॉइंट. साइड पे लगाइए, डोंट पुट इट ऑन द डक्ट. 2 डक्ट के बीच में होगा तो चलेगा एक बार. ये है बिरबल की खिचड़ी, लेकिन धीरे धीरे पक जाएगी. Actually, These are all common sense which is uncommon in life. in fact, really small thing makes you more irritant. As I say that in today's world, people don't have patience. अगर 2 सेकंड के लिए भी आपका वो गूगल सर्च कर रहे हो और मिनी गोल घूमता हुआ चक्कर दिखा तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो. तो ये तो बहुत That could probably solve the problem of in the evening that is happening. What do I do early morning? You run at nights also? Nights we don't run. Because since it's like Now is it मॉर्निंग का प्रॉब्लम आपका एक आप रिपोर्ट गलत बता रहे. नॉर्मली चार्जिंग टाइम जो यूवी का होता है इट इज व्हाट 3 मिनट्स टू 3 मिनट्स वार्म अप टाइम. उसको अगर छोड़ दे तो उसके बाद में प्रॉब्लम आने की कोई. इंक वाटर बैलेंस का कुछ इमल्सिफाइड इमल्सिफिकेशन का लफड़ा. बेसिकली आपके पास जो फीडबैक है कि लाइक जिनमें कलर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज इसको आप थॉरली इवैल्यूएट करें. प्रॉब्लम मॉर्निंग में भी रही होंगी या होंगी, अभी भी आपकी शीट में स्क्रैचेस आते होंगे जो हमारी नॉलेज में नहीं आ रही. पीवीसी एक बहुत क्रिटिकल सबस्ट्रेट है. इतनी इजीली हम पीवीसी में प्रिंट नहीं कर सकते, और नॉर्मल स्टैंडर्ड यूवी इंक अगर हम पीवीसी में प्रिंट कर रहे हैं वो आप लकी हैं कि आपके जॉब परफॉर्म कर रहे हैं. देयर आर स्पेशल इंक्स फॉर पीवीसी. वी रिकमेंड कि आप स्पेशल इंक्स पे जाएं, इट विल परफॉर्म. तीसरा, पीवीसी अपने आप में वो एलिमेंट है जो आप चेक नहीं कर पाएंगे. आप इंक को एक बार को चेक कर देंगे मेरी इंक थिक हो गई या पतली हो गई, यू कैन नॉट चेक पीवीसी. आप सरफेस एनर्जी ट्रीटमेंट के जो पेन्स हैं वो भी रखें, और हर एक पीवीसी जहाँ जहाँ पे है यू चेक इट. You need minimum 44 to 48 dynes to have like UV ink printed on PVC. yes. Okay. Normally which now he's saying 44, but normally which I had earlier, this 40 range was the minimum place. Yes. Actually, industry में currently water base एक बहुत bottom line है. Water base is a like water base technology and film is a non-porous material. दोनों की अच्छी दोस्ती कभी नहीं है. आज वाटर बेस्ड प्राइमर जो आ रहे हैं दे आर फोर्सबली मेड विद स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स की, ताकि वो फोर्सबली फिल्म के साथ रुक जाएं और एक सरफेस एनर्जी क्रिएट करें. बेस्ट थिंग इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड एट योर प्रेस दैट कि हमारा वाटर केमिस्ट्री इज करेक्ट और नॉट, वेदर वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द हीट इन आवर प्रेस, वेदर वी हैव अ राइट पीवीसी विद राइट सरफेस एनर्जी, एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विद द राइट इंक. Don't for PVC or PP, don't go with the standard UV inks. That is not recommended. Honestly, like because we have seen in the industry a lot of PVC, a lot of PP which is running, and this was the basic problem. Like मेरे को इस समय प्रॉब्लम आ रही है, 3 दिन बाद नहीं आ रही, सेम जॉब, रिपीटेबिलिटी.
but it was solved with the right combination, with the right like product. So in your series that you mentioned, which is the PVC one? Can you just discuss? No, we will, This forum is not there to make a publicity of Arets, so that's the reason I would not say. I will come to that. मैं क्या कह रहा हूँ सर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप आरएट्स के साथ काम करें ना करें. किसी भी, मैंने देखा है, किसी भी सप्लायर के साथ आप काम करें, और आजकल का जो ज़माना है वो सप्लायर कस्टमर ना रखते हुए पार्टनरशिप कर रखें. यू शेयर द प्रॉब्लम, आस्क देम टू अटेंड यू प्रॉपरली. मैं इसीलिए कहता हूँ कि you are a service industry by yourself and we are servicing to service industry. What our core competency should be is to service you correctly. एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ के उसको एलिमिनेट करें तो वो ज़्यादा बेटर है. अगर हमने कुछ तो भी जुगाड़ करके उसको सॉल्व कर दिया तो फिर रिसर्फेस हो सकता है. हमारी टीम का जो उद्देश्य है कि अगर आप प्रिंटर्स जितने भी है जो आपके प्रेस में, चाहे वो ऑपरेटर हो, मास्टर ऑपरेटर हो या हेल्पर हो, अगर उसको समझ में आ गया कि मेरे ये करने से क्या गलत हो सकता है, तो चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है. होता क्या है, ये प्रॉब्लम 2000 शीट ख़राब होने तक जाना ही नहीं चाहिए, उसको पहले अरेस्ट किया जा सकता है. कई बार आपके पास में एक लॉट आया है, उसमें वो 2000 का लॉट जो है सबस्ट्रेट का, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. कई बार इनकी प्रॉब्लम हो सकती है. कई बार पानी दिन भर की गर्मी की वजह से आप कंटिन्यूस चला रहे हैं तो वाटर अपटेक इंक में बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से क्योर नहीं हो रहा. जैसे मैंने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ इट इज़ मोर इन द इंक. आप राइटली व्हाट ही सेड कि अगर इंक वाटर बैलेंस में प्रॉब्लम आ गया है तो ये प्रॉब्लम होगी. और फिर आप जितनी मर्जी उसकी, देन हीट इज़ दी ओनली क्राइटेरिया. आप उसको अच्छी तरह से IR की हीट दे दीजिए, हॉट एयर हीट दे दीजिए, प्रॉब्ली योर प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व. बट दो मॉलिक्यूल के बीच में जहाँ ये बॉन्डिंग होनी है वहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो उसने तो चेन ब्रेक कर दिया. तो वो सूख तो गया है लेकिन निकलेगा. Sir, from you, in fact, since experience, now what do I do with those sheets? What are the options there? Any other questions? Because we are now the time we need to hand over the auditorium to the. फोर कलर मशीन लगाया, यूवी का जो कन्वेयर लगाया हमने, तो उसके लिए रूम टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट है क्या? सर, हर किसी को एयर कंडीशन पसंद है. आपकी नहीं, मशीन को भी एयर कंडीशन. नहीं ऐसा कोई इंक वाला करता है कि एयर कंडीशन में, कोई इंक वाला बोलता है इसका एयर कंडीशन. ज़्यादा होगा तो अच्छा है. हाँ? लगा हो गया तो अच्छा है. उसके बगैर भी चल. मशीन की सेहत भी अच्छी रहेगी, इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी. ये आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या चाहते हैं. देखो, हम देखो इकोनॉमिकली वीक है तो मेरे को एसी नहीं लगा सकता है, मतलब नहीं लगा थोड़ा सकता है तो गर्मी के दिनों में आप पानी में बर्फ डालिए, ठंडा पानी यूज कीजिए. आपने इतना बड़ा मशीन लगा दिया, यूवी क्योर सिस्टम लगा दिया, 25,000 का एक एसी के लिए अगर आप बोलोगे कि आपको नहीं, माने इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी नॉट करेक्ट एटीट्यूड. आपको अगर कंफर्टेबली बिजनेस करना है तो आपको वो जो एक पर्टिकुलर जो माहौल चाहिए वो ज़रूरी है. फिर तो कोई जरूरत ही तो फिर तो सवाल नहीं है. फ्लो में जो अपना यूनियन रहता है वो बाकी 15 मिनट से फ्लो बहुत कम रहता है, तो उसके लिए वो रेगुलर उसको हिलाना पड़ता है क्योंकि फ्लो बहुत कम यूवी इंक के लिए एजिटेटर इज रिक्वायर्ड. इंक एजिटेटर इज मस्ट. नहीं रहेगा तो मशीन उसको क्या करेगा. हाथ से करने का, एक आदमी को खड़ा रखते हैं. सबसे पहले हम जाने कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये इसका फ़्लो थोड़ा कम क्यों होता है, ये पहले जाने. बाद में हम कोशिश करेंगे कि फ़्लो ठीक नहीं. हमारे तो उल्टी कंप्लेंट होती है कि यार आपकी इंक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इंक बनी है यूरोपियन टेम्परेचर, यहाँ आते आते पतली हो जाती है. ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको यूवी इंक कन्वेंशनल के मुकाबले कम लगानी पड़ती है. तो अगर फ्लो ज़्यादा रहेगा तो डिपोजिशन ज़्यादा आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं. जितना ज़्यादा डिपोजिशन उतनी एनर्जी उसको क्योर करने में ज़्यादा लगेगी, और जितनी कम इंक लगेगी, क्योंकि ना एवापरेट हो रही है ना पेनिट्रेट हो रही है, तो जितनी कम इंक यूवी में आपका अगर डेंसिटी अच्छी आ रही है उतना बेहतर है. तो कम आपके सामने है आपके करीब है, हम्म पहले 15-20 सीट में आपका इंक बराबर आ रहा है, जैसा आप रन करते हो पूरा फ्लो ऊपर से बंद हो जाता है. एक बार इसको मैं अटेंड करवा लेता हूँ, लाइक बट फिर भी आप मुझे बताएं प्रेस का रूम टेम्परेचर कितना रहता है अपना? 27 डिग्री कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ठीक है. बेस्ट है.
यू पुट एजिटेटर आपके सारे प्रॉब्लम एजिटेटर नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सस्ता सुंदर टिकाऊ एजिटेटर हम बनवा के दे देंगे आपको। दिस विल बी यूनिक आपकी प्रॉब्लम्स की समस्या। होता क्या है, यू नीड अ फिक्सर टॉपिक। आपको इंक पतली होगी तो वो एक्सेसिव फ्लो करेगी और आपके फाइन डॉट्स में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसको थोड़ा दे। और इंक एजिटेटर आपकी इंक को थोड़ा सा उसको धक्का देता है, तो उसकी फिक्सर टॉपिक सिर्फ उस मोमेंट के लिए पतला करती है और वापस से रिफॉर्म करती है। उसको फिक्सर टॉपिक कहते हैं या फॉल्स फिक्सर टॉपिक कहते हैं, जो मोमेंट। और ये आपको हर कलर में आता है ये? हाँ सब कलर। येलो में थोड़ा कम है, ब्लैक में ज़्यादा आता होगा। ब्लैक में ज़्यादा है। एजिटेटर इसमें लगा सकते हैं, ये लग नहीं। वो तो लोकलाइज अरेंजमेंट है उसका। आप आई थिंक इसको बहुत, अगर आपका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो उससे रिकॉर्ड का कुछ नहीं है। I think questions are over, right? Okay. Now, I sincerely thank Prashant for giving such a wonderful presentation. In fact, my career of UV printing and coating is last 20 years. But certain things जो उन्होंने आज बताई वो मेरे लिए भी थोड़ी अच्छी जानकारी थी. So we should thank Prashant, and I think wonderful presentation, Prashant. And the bottom line, अगर बिजनेस अच्छी तरह करना है, लिमिटेड टाइम में वैल्यू एड करनी है, then UV is the answer. I'm restricting my discussion right now on packaging because commercial, I'm basically a packaging printer, so commercial का knowledge मुझे कम है, और कमर्शियल कहाँ जा रहा है वो रियली आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर. बट एनीवे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन पैकेजिंग. पैकेजिंग इज गोइंग टू ग्रो बाय अराउंड 15% ईयर ऑन ईयर. मोर एंड मोर वैल्यू एड्स. सेम मशीन, पहले हम डुप्लेक्स प्रिंट करते थे, फिर वाइड बैग पे आए, अभी हम वर्जिन पे आए. तो सेम मशीन 25 रुपये किलो वाला बोर्ड, नाउ 70-80 रुपीज़ किलो वाला बोर्ड. So Mane, we are now at par with the commercial printer as far as this substrate is concerned, that virgin substrate. That was a good one. One thing which Prashant has not covered, I would like you to cover in future, is the aesthetic, the value increment which you can do on packaging with UV applications, like screen UV, and say we have gone up to drip off and structure. But there are so many other value adds which will come in future. माने one has to be adaptive to change, one has to be proactive to change. And please keep in mind, ये ड्रूपा के अंदर जो वैल्यू एड एस्थेटिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होगी. आँख और कान खुले रखना जो जा रहे हो, बट देन डेफिनेटली इट विल बी अ गुड लर्निंग. एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच प्रशांत फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. थैंक यू.